सुनो, कुछ आवाजें होती हैं जो वक्त के साथ खामोश हो जाती हैं। कुछ नाम होते हैं जो सालों बाद भी जहनों में गूंजते रहते हैं। और कुछ कहानियां होती हैं जो ना किताबों में पूरी लिखी जाती हैं और ना दिलों से मिटाई जा सकती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जब रोशनी बुझ रही थी, जब इल्म की शमें एक एक करके खामोश हो रही थीं। हमारी ये वीडियो मुकम्मल देखें। अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। जब इंसानियत का वो हिस्सा जो दुनिया को इल्म, फलसफा और तहजीब देता रहा था, अपनी ही वजूद के लिए लड़ रहा था। ये 13वीं सदी की बात है और ये सिर्फ एक दौर नहीं था, ये एक इम्तिहान था पूरी इंसानियत का। जरा सोचो, एक ऐसे वक्त को जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं था। सिर्फ घोड़े थे, तलवारें थीं और इंसान का इरादा था। और इसी इरादे के दम पर मुस्लिम दुनिया ने एक ऐसा जमाना देखा था जिस पर आज भी दुनिया हैरान है। बगदाद, ये नाम आज भी कुछ लोगों के दिलों में एक ख्वाब की तरह बसता है। वो बगदाद जो कभी दुनिया का सबसे रोशन शहर था, जहां सड़क पर चलकर आप एक ही रात में एक ग्रीक फिलोसोफर की किताब खरीद सकते थे, एक फारसी शायर का कलाम सुन सकते थे और एक हिंदू मैथमेटिशियन से हिसाब का कोई मसला हल करा सकते थे। बगदाद एक शहर नहीं था, बगदाद एक फिक्र थी। बैतुल हिकमा, हिकमत का घर, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, जहां अरब, फारसी, तुर्क, यहूदी, ईसाई सब मिलकर इल्म की शमी जलाते थे। जहां एस्ट्रोनॉमी थी, तिब थी, फलसफा था, रियाजी था। जहां इब्ने सीना अपनी किताबुल कानून लिख रहा था, जो अगली 600 साल तक यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ी जाएगी। जहां अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा इजाद किया, जिसका नाम आज भी एल्गोरिदम की शक्ल में जिंदा है। जहां अल बिरूनी ने धरती की रेडियस नाप ली और दुनिया ने हैरान होकर देखा। ये था वो बगदाद, ये थी वो मुस्लिम दुनिया जिसने यूरोप को तब रोशनी दी जब यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था। मगर तकदीर के फैसले कुछ और ही होते हैं। दूसरा बाब, तूफान की आमद। मशरिक से एक ऐसे तूफान की आमद हो रही थी जिसके बारे में दुनिया ने पहले कभी ना सुना था। मंगोल, ये नाम सुनकर आज भी तारीख के सफ़े कांपते हैं। चंगेज खान के पोते हुलागू खान ने एक लश्कर बनाया था जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। वो लश्कर जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिट्टी में मिला देता था। शहर के शहर, कस्बे के कस्बे, आबादी की आबादी, वो आते थे और पीछे सिर्फ खामोशी छोड़ते थे। 1258, ये साल इस्लाम की तारीख में एक ऐसा जख्म है जो आज भी भर नहीं पाया। हुलागू खान का लश्कर बगदाद के दरवाजे पर आया। अब्बासी खलीफा मुतासिम बिल्लाह ने रेजिस्टेंस की कोशिश की, मगर वो कोशिश काफी न थी। बगदाद की दीवारें टूट गईं और फिर जो हुआ उसे तारीख में सकूते बगदाद, बगदाद की तबाही के नाम से याद किया जाता है। 4 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ कहते हैं 1 लाख, कुछ कहते हैं 3 लाख, कुछ कहते हैं और भी ज्यादा। मगर तूफान सिर्फ मशरिक से नहीं आ रहा था, मगरिब से भी एक आंधी चल रही थी। क्रूसेडर्स, सलीबी जंगें। पहली सलीबी जंग 1095 में शुरू हुई थी और वो सिर्फ एक जंग नहीं थी, वो एक नजरिया थी, एक आइडियोलॉजी थी, एक मिशन था। जेरूसलम, बैतुल मुकद्दस, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों के लिए मुकद्दस जमीन। मगर क्रूसेडर्स के लिए वो सिर्फ एक जमीन नहीं थी, वो उनका हक था, उनका मानना था, उनका ख्वाब था। और वो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों से लड़ रहे थे। सलीबी जंगों ने 200 साल तक इस्लामी दुनिया को मसरूफ रखा। शहर जाते, फिर आते, फिर जाते। जेरूसलम कभी मुस्लिम होता,
कभी क्रूसेडर्स के पास। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 में जेरूसलम फतह किया था और उस फतह की याद आज भी लोगों के दिलों को गरमा देती है। मगर सलाहुद्दीन के बाद वो कुव्वत, वो जज्बा धीमा पड़ता जा रहा था। और इस तमाम आशोब में अनातोलिया के पत्थरदारों, बर्फीले पहाड़ों और खुश्क मैदानों में एक कबीला अपनी जिंदगी बचाने के लिए सफर कर रहा था। काई ट्राइब, ये नाम आज बहुत मशहूर है ड्रामे की वजह से, मगर ड्रामे से पहले भी ये कबीला था। तारीख की किताबों में अनातोलिया की जमीन पर काई ट्राइब ओगूस टर्क्स की एक शाख था। ओगूस टर्क्स वो लोग जो सेंट्रल एशिया से निकले थे और जिन्होंने सेल्चुकलू सुल्तनत की बुनियाद रखकर दुनिया को हैरान कर दिया था। मगर 13वीं सदी तक सेल्चुकलू सुल्तनत भी कमजोर पड़ रहा था। मंगोल प्रेशर था, अंदर से साजिशें थीं, बाहर से क्रूसेडर्स थे। और इसी आशोब में काई ट्राइब अपनी जमीन, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर नए रास्ते ढूंढ रहा था। कबीले के लीडर थे सुलेमान शाह, एक तजुर्बाकार सरदार, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर अपनी कौम की हिफाजत की थी। उसके तीनों बेटे थे, गुंडोकदू, दुंदार और एर्तुग्रुल। तीनों अलग मिजाज के, तीनों की जिंदगी ने अलग रास्ते लिए, मगर तकदीर का एक ही रास्ता था और वो रास्ता एर्तुग्रुल से होकर गुजरता था। सुलेमान शाह, ये नाम तारीख में ज्यादा डिटेल के साथ नहीं मिलता, मगर जो मिलता है वो दिल को छूता है। एक बुजुर्ग जो अपनी कौम को बचाने के लिए सफर करता रहा, जो मंगोल तूफान से दूर भाग नहीं रहा था, बल्कि अपने लोगों को एक नया घर ढूंढ रहा था। कई ट्राइब ने एनाटोलिया की तरफ रुख किया। हजारों लोग, घोड़े, ऊंट, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, मर्द, सब एक साथ, एक लंबा थका देने वाला सफर। और फिर आया वो दिन, दरियाए फुरात, वो दरिया जो अपनी तहों में हजारों साल की तारीख छुपाए हुआ है। सुलेमान शाह को इस दरिया को क्रॉस करना था, मगर दरिया का बहाव तेज था, बहुत तेज। और एक पल में, एक लम्हे में सुलेमान शाह पानी के बहाव में बह गया। कबीला देख रहा था, बेटे देख रही थी, लेकिन कोई कुछ न कर सका। सुलेमान शाह दरिया की गहराइयों में चला गया और काई ट्राइब बेलीडर हो गया। छठा बाब, एर्तुग्रुल, पहला कदम। गम था, बहुत बड़ा गम, मगर गम में भी जिंदगी चलती रहती है। कबीले में एक सवाल था, आगे कौन जाएगा? गुंदोगदू, सबसे बड़ा बेटा, चाहता था कि वो वापस जाएं। डुंडार, दूसरा बेटा, हिचकिचा रहा था। मगर इर्तुग्रुल खामोश था। उसकी आंखें आगे की तरफ देख रही थीं। एक ऐसा इंसान जो कम बोलता था, मगर जब बोलता था तो दुनिया सुनती थी। इर्तुग्रुल ने फैसला किया कि वो आगे जाएगा, मगर ये फैसला सिर्फ वर्ड्स नहीं था, ये एक कसम थी, अपनी कौम के साथ, अपने ईमान के साथ, अपने आप के साथ। और इसी कसम के साथ एक लीडर की कहानी शुरू होती है, इर्तुग्रुल गाजी का पहला कदम। सातवां बाब, पहली जंग, पहला इम्तिहान। तारीख हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलती। एर्तुग्रुल की जिंदगी भी सीधी नहीं थी। वो रास्तों में था जब उसने कुछ देखा। एक कमजोर मुस्लिम लश्कर, दुश्मन से घिरा हुआ, जरूरतमंद, और दूसरी तरफ एक ताकतवर दुश्मन। इस लम्हे में एक और इंसान रुक जाता, सोचता, अपनी जान के बारे में सोचता, अपनी कौम के बारे में सोचता। मगर एर्तुग्रुल ने कुछ और किया। उसने अपनी तलवार निकाली, उसने अपने साथियों को इशारा किया और वो कमजोर लश्कर की मदद के लिए कूद गया, बिना किसी वादा के, बिना किसी फायदे की उम्मीद के, सिर्फ इसलिए कि ये सही था। वो जंग जीत ली गई और उस जीत के साथ एर्तुग्रुल की पहचान बनी। अर्तुग्रुल की बहादुरी की खबर फैल गई। सेल्जुकी सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद तक भी पहुंची। सुल्तान ने अर्तुग्रुल को बुलाया। ये एक अजीब रिश्ता था। सुल्तान बड़ा था मगर कमजोर होता जा रहा था। अर्तुग्रुल छोटा था मगर बढ़ता जा रहा था। सुल्तान ने अर्तुग्रुल को एक इनाम दिया,
एनेटोलिया के शदीद खतरनाक दुश्मन घिरे बॉर्डर पर जमीन। सोगोत, एक छोटा सा इलाका पहाड़ों के बीच दुश्मनों के घेर में। एक और इंसान के लिए यह सजा होती, मगर उर्तुगरुल के लिए यह मौका था। सौगत, आज यह जगह टर्की में है, एक छोटी सी टाउन। मगर इस छोटी सी टाउन की तारीख में वो बीज छुपा है जिससे ऑटोमन एम्पायर जैसा दरख्त बना। अर्तुगरुल यहां आया अपनी कौम को लेकर, अपने घोड़े लेकर, अपनी तलवार लेकर और अपना इरादा लेकर। हर तरफ बिजेंटीन फोर्सेस थीं, हर तरफ मंगोल का खौफ था, हर तरफ साजिशें थीं। मगर अर्तुगरुल ने धीरे धीरे अपनी जमीन मुस्तहकम की। उसने किले बनाए, उसने गजवात की, रेड्स की, छोटी छोटी जंगें लड़ाई। उसने बिजेंटीन किलों को एक एक करके फतह किया। रात के अंधेरों में हमला करते और सुबह होने से पहले गायब हो जाते। गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसका नाम तब नहीं था मगर काम यही था। अर्तुगरुल ने अपने सिपाहियों को ना सिर्फ तलवारबाज बनाया, उसने उन्हें सोचने वाला बनाया, स्ट्रैटेजी वाला, ध्यान रखने वाला। और वो सिपाही गाजी कहलाए, अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले। सिर्फ जमीन के लिए नहीं, सिर्फ दौलत के लिए नहीं, बल्कि ईमान के लिए। तारीख में एक और नाम आता है, इब्ने अरबी। वो मुस्लिम फलसफी और सूफी जो अपने वक्त के सबसे बड़े दानिशमंद थे। कहते हैं कि इब्ने अरबी ने अर्तुगरुल के बाप सुलेमान शाह को मिला था, और कुछ रिवायतें कहती हैं कि उसने अर्तुगरुल के खानदान के बारे में एक पेशगोई की थी कि इस खानदान से एक ऐसी सल्तनत उठेगी जो दुनिया का नक्शा बदल देगी। सच है या नहीं कोई नहीं जानता, मगर ये रिवायत एक बात जरूर कहती है कि लोग उस जमाने में भी अर्तुगरुल में कुछ खास देखते थे, कुछ ऐसा जो बाकी लोगों में नहीं था। वो सिर्फ एक ट्राइबल लीडर नहीं था, वो कुछ और था, कुछ बड़ा। कोई भी बड़ा इंसान अकेला नहीं होता। अर्तुगरुल भी नहीं था, उसके साथ थी हलीमा, या जिसका असली नाम शायद माल हातून था। तारीख में औरतों के नाम बहुत कम लिखे जाते हैं, मगर अर्तुगरुल की कहानी हलीमा के बगैर अधूरी है। वो औरत जो अपने घर से, अपनी कौम से अलग होके अर्तुगरुल के साथ आई। वो औरत जो मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी। वो औरत जो अर्तुगरुल के फैसलों में एक खामोश लेकिन मजबूत साथी थी। उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ, उस्मान, और वो बेटा आगे चलकर उस्मान वन बना, ऑटोमन एम्पायर का बानी। मगर वो बात की बात है, पहले अर्तुगरुल की बात करते हैं। अर्तुगरुल की दुनिया में दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं थे, अंदर भी थे। कबीले के अंदर भी फितना था, साजिशें थीं। कुछ लोग चाहते थे कि काई ट्राइब मंगोल से सौदा करे, कुछ लोग चाहते थे कि सेल्जुक सुल्तान के आगे घुटने टेक दिए जाएं, कुछ लोग अपनी दौलत और अपना ओहदा बचाना चाहते थे, चाहे कौम का कुछ भी हो। अर्तुगरुल ने उन साजिशों से भी लड़ना था, और ये जंग बाहर की जंग से ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि बाहर का दुश्मन सामने होता है, मगर अंदर का दुश्मन मुस्कुराता हुआ होता है। अर्तुगरुल ने दोनों मोर्चों पर लड़ा, बाहर के दुश्मनों से भी और अंदर की साजिशों से भी, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। 1243 कोसेदाक की जंग। मंगोल्स ने सेल्जुकी सुल्तनत को शिकस्त दे दी। ये सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, ये एनाटोलिया की ताकत का टूट जाना था। अब मंगोल्स एनाटोलिया के अंदर आ गए। अब वो सिर्फ बॉर्डर पर नहीं थे, अब वो हर जगह थे। कई ट्राइब के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान था। क्या वो मंगोल्स का साथ दें, उनके बाजू बने, या उनका मुकाबला करें? अर्तुगरुल ने एक अनोखा रास्ता चुना। ना मंगोल से सीधा टकराव, क्योंकि वो अभी ऐसी ताकत नहीं रखता था, ना उनके आगे घुटने टेकना, क्योंकि वो उसकी फितरत नहीं थी। अर्तुगरुल ने डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। बाहर से मंगोल अथॉरिटी को मान लिया, अंदर से अपनी कौम को मजबूत करता रहा। एक मसलहत आमेज तकतीक, जहां सीधा मुकाबला नहीं, वहां अक्लमंदी से काम लेना। और यही अक्लमंदी बाद में उसके बेटे को काम आई। मगर मंगोल्स के अलावा एक और ताकत थी, बाइजेंटाइन एम्पायर, वो रोमाई सल्तनत जो हजारों साल पुरानी थी। कॉन्स्टेंटिनोपल उनका दिल था, उनके किले उनकी शान थे, उनकी फौज उनका गुरूर थी। अर्तुगरुल का इलाका बाइजेंटाइन बॉर्डर पर था, मतलब रोज का टकराव, रोज की छोटी छोटी जंगें, रोज के नए इम्तिहान। मगर अर्तुगरुल ने बाइजेंटाइन किलों को एक एक करके फतह किया।
हर जीत के साथ काई ट्राइब का इलाका बढ़ता गया। हर जीत के साथ एर्तुग्रुल की शोहरत बढ़ती गई और बाइजेंटाइन कमांडर्स जो पहले इस छोटे से कबायली सरदार को हल्के से लेते थे, अब उसे सीरियस खतरा समझने लगे। अब यहां रुको और सोचो, क्या था एर्तुग्रुल में जो उसे बाकी लोगों से अलग करता था? ताकत सबके पास होती है, बहादुरी वो भी कॉमन थी, मगर कुछ चीजें थीं जो एर्तुग्रुल को स्पेशल बनाती थीं। पहली चीज, वो अपने आप से पहले अपनी कौम के बारे में सोचता था। एक लीडर जो अपनी दौलत, अपनी जिंदगी, अपना घोड़ा, सब कुछ अपनी कौम के लिए कुर्बान कर सकता हो, वो सिर्फ लीडर नहीं होता, वो बाप होता है। दूसरी चीज, वो सबकी सुनता था, चाहे वो एक बुजुर्ग हो, चाहे एक नौजवान सिपाही, वो उनकी बातों में से विजडम निकालता था। तीसरी चीज, वो अपने दुश्मनों को भी रिस्पेक्ट करता था और यही रिस्पेक्ट कई दफा उसके लिए फायदेमंद रही। एक दुश्मन जो इज्जत पाए, वो कभी कभी दोस्त बन जाता है। चौथी चीज, वो हार नहीं मानता था। जिंदगी में कितनी दफा ऐसा होता है कि इंसान टूट जाता है। एर्तुग्रुल भी टूटा, मगर वो फिर उठ खड़ा हुआ, हर दफा। और यही असली स्ट्रेंथ है। 1258 ये वो साल था जब बगदाद जल रहा था, और कुछ रिवायतें कहती हैं यही वो साल भी था जब अर्तुगरुल का बेटा पैदा हुआ, उस्मान। एक नया नाम, एक नया चैप्टर। अर्तुगरुल ने अपने बेटे को देखा होगा और शायद उसने सोचा होगा, ये दुनिया अब अलग है, मगर ये दुनिया फिर से बन सकती है अगर हम लड़ते रहे, अगर हम रुकते नहीं, अगर हम अपने इरादे से भटके नहीं। अर्तुगरुल ने उस्मान को पाला, सिर्फ तलवारबाजी नहीं सिखाई, सिर्फ घोड़े पे सवारी नहीं सिखाई, बल्कि जहन की तरबियत की, दीन की समझ दी, क़यादत का सलीका सिखाया, और वो सब कुछ जो एक बेटे को चाहिए, वो सब अपने अंदर से निकाल कर दे दिया। अर्तुगरुल गाजी ने करीब 1280-1281 के आसपास इंतकाल किया। सोगूत ही उनकी आखिरी आरामगाह बनी। आज भी सोगूत में उनका मजार है, एक मजार जो जियारत गाह बन चुका है। हर साल हजारों लोग जाते हैं, वो जमीन चूमते हैं, वो फातिहा पढ़ते हैं, वो याद करते हैं। मगर असली सवाल यह है कि अर्तुगरुल ने छोड़ते वक्त दुनिया को क्या दिया? सिर्फ एक इलाका नहीं दिया, सिर्फ एक कबीला नहीं दिया, उसने एक बीज दिया, और वो बीज अगले 600 साल तक एक ऐसा दरख्त बना जिसकी छाया 3 कॉन्टिनेंट्स पर पड़ती रही। ऑटोमन एम्पायर, वो सल्तनत जिसने 1299 से लेकर 1922 तक दुनिया को हैरान कर रखा। अर्तुगरुल उस सल्तनत की बुनियाद था। मगर यहां एक सवाल आता है, और यह सवाल जरूर पूछना चाहिए। हिस्टोरियंस के पास अर्तुगरुल के बारे में लिमिटेड सोर्सेज हैं। वो जो कुछ भी हम जानते हैं, वो ज्यादातर बाद की लिखी हुई रिवायतें हैं, ऑटोमन पीरियड में लिखी गई। और ऑटोमन एम्पायर अपनी फाउंडेशन को मजेस्टिक दिखाना चाहता था। तो क्या पॉसिबल है कि अर्तुगरुल की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया? बिल्कुल पॉसिबल है। तारीख में यह होता रहा है। हर सल्तनत अपने बानी को हीरो बनाती है। रोमन एम्पायर ने जूलियस सीजर को देवा बना दिया, ब्रिटिश एम्पायर ने अपने कॉन्करर्स को सिविलाइजर कह दिया, ऑटोमन एम्पायर ने भी अर्तुगरुल को एक लेजेंड की शक्ल दे दी होगी। मगर यह बात भी सच है कि उस जमाने में हिस्ट्री प्रॉपरली रिकॉर्ड ही नहीं होती थी। कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कोई न्यूज़पेपर नहीं था, कोई आर्काइव नहीं था। सिर्फ रिवायतें थीं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मिलती थीं। तो ना होने का मतलब ये नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपता है। 2014 टर्की में एक टीवी ड्रामा शुरू हुआ, डिरिलिस एर्तुगरुल। पहले किसी ने नहीं सोचा था कि यह ड्रामा इतना बड़ा होगा, मगर हुआ। एक फिनोमिनन, एक ग्लोबल मूवमेंट। पाकिस्तान में, मलेशिया में, अरब दुनिया में, अफ्रीका में, हर जगह लोग इस ड्रामा को देखने लगे। और एर्तुगरुल, जो सिर्फ एक तारीखी किरदार था, एक लिविंग सिंबल बन गया। लोगों के घर में, लोगों के दिलों में, लोगों की कॉन्वर्सेशंस में। मगर यहां एक जरूरी बात कहनी है, ड्रामा और हिस्ट्री एक नहीं होती। कुछ कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं, कुछ इवेंट्स इमेजिनरी हैं, कुछ सीन्स सिनेमैटिक इफेक्ट के लिए बढ़ाई चढ़ाए हैं। हलीमा खातून का किरदार जो ड्रामा में इतना सेंट्रल है,
हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में उस नाम का कोई ठोस रेफरेंस नहीं मिलता। शेख एदेबाली का कनेक्शन, जो ड्रामा में बहुत ड्रामेटिक है, हिस्टोरिकली इतना क्लियर नहीं। कई दुश्मन कैरेक्टर्स, कई साजिशें, कई रोमांसेस, ये सब काफी हद तक फिक्शनल हैं। मगर क्या इसका मतलब है कि ड्रामा गलत है? नहीं, ड्रामा ने कभी क्लेम नहीं किया कि ये 100% हिस्ट्री है। ये एक इंस्पायर्ड स्टोरी है, एक स्टोरी जिसकी रूह तारीखी है मगर जिस्म ड्रामेटिक है। और यही कोई भी बुरा नहीं है, जब तक हम जान लें कि ये फर्क है। आज के जमाने में एर्तुग्रल सिर्फ एक तारीखी किरदार नहीं रहा, वो एक सियासी सिंबल बन गया है। टर्की में गवर्नमेंट ने एर्तुग्रल को नेशनल आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया है। सोगुत में हर साल एक फेस्टिवल होता है, एर्तुग्रल गाजी को याद किया जाता है। मगर ये यादें सिर्फ जान पहचान की नहीं हैं, इनके पीछे एक सियासी पैगाम भी है कि टर्की एक महान तारीख का वारिस है, कि मुस्लिम दुनिया में फिर से एक नया उरूज आ सकता है, कि एर्तुग्रल का जोश आज भी जिंदा है। ये पैगाम बहुत लोग पसंद करते हैं, मगर कुछ लोग इससे इख्तिलाफ भी रखते हैं। कहते हैं कि तारीख को सियासी मकासद के लिए यूज करना तारीख के साथ इंसाफी नहीं। कहते हैं कि एर्तुग्रल जो था वो आज की दुनिया से बहुत अलग था। आज की दुनिया में उसकी वैल्यूज को डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता। दोनों बातें सोचने वाली हैं। मगर अगर हम तारीख और ड्रामा के झगड़े से बाहर आएं और सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचें जो अर्तुगरुल था या होगा, तो कुछ चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। पहला सबक, मुश्किल वक्त में लीडरशिप का मतलब डरता नहीं, लीडरशिप का मतलब है सबसे आगे खड़ा रहना, सबसे पहले जिम्मेदार। अर्तुगरुल के बाद उस्मान आए, ऑटोमन एम्पायर का बानी। 1299 में उसने अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी, वो सल्तनत जो 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैल गई, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। वो सल्तनत जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज इस्तांबुल है, को 1453 में फतह किया। मोहम्मद अल फातेह सुल्तान महमद, वो जवान सुल्तान जिसने 21 साल की उम्र में वो काम कर दिया जो हजारों सालों से नहीं हो पाया था। और जब फातेह सुल्तान ने कॉन्स्टेंटिनोपल में दाखिल हुआ तो कहते हैं उसने हाजिया सूफिया में जाके पहले सजदा किया, और फिर कहते हैं उसने वो आयत पढ़ी जो ताकत के बाद अनानियत की याद दिलाती है। ये सब अर्तुगरुल के बीज से निकला था। वो छोटा सा कबीला, वो छोटी सी जमीन, वो एक इंसान का इरादा 600 साल की सल्तनत बन गया। 30वां बाब, सकूत-ए ऑटोमान, आखिरी बाब। मगर सल्तनतें हमेशा नहीं रहती। ऑटोमन एम्पायर भी 1922 में खत्म हुआ, पहली वर्ल्ड वॉर के बाद, अतातुर्क की तहरीक के बाद। टर्की एक नया रिपब्लिक बन गया। ऑटोमन एम्पायर की विरासत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गई। कुछ लोग कहते हैं ऑटोमन एम्पायर एक जुल्म की सल्तनत थी, कुछ लोग कहते हैं ये एक अजीम सिविलाइजेशन थी। सच इसमें है कि हर सल्तनत में रोशनी भी होती है और अंधेरा भी। ऑटोमन एम्पायर में भी था। मगर इस तमाम डिबेट में एक बात क्लियर रहनी चाहिए, अर्तुगरुल गाजी उस तमाम की बुनियाद था। वो जो था, वो जो होगा, वो जो रिप्रेजेंट करता था। और उसकी कहानी, चाहे तारीख में कंप्लीट रिकॉर्ड हो या ना हो, आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। 24वां बाब, मॉडर्न दुनिया में अर्तुगरुल। आज 2024 में एक नौजवान पाकिस्तान में बैठकर डेरिलिस अर्तुगरुल देख रहा है। एक नौजवान इंडोनेशिया में उसके नाम से इंस्पायर्ड है। एक नौजवान तुर्की में सोगुत जाकर मजार पर दुआ मांग रहा है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में, जो आज बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत तेज रफ्तार है, बहुत कंफ्यूजिंग है, लोगों को एक सिंपल चीज चाहिए, एक हीरो। एक ऐसा हीरो जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, जिसके दिल में सिर्फ ईमान हो, जिसके हाथ में सिर्फ हक हो, जिसकी आंखों में सिर्फ अपनी कौम की भलाई हो। अर्तुगरुल वो हीरो बन गया। चाहे तारीख में वो बिल्कुल वैसे था या नहीं, चाहे ड्रामा ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया या नहीं, मगर वो आइडिया जो अर्तुगरुल रिप्रेजेंट करता है, वो आइडिया आज भी जरूरतमंद है। तो आज हम यहां आए हैं, अर्तुगरुल गाजी, हक या ड्रामा? हक भी है, कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी हैं। अर्तुगरुल था, काई ट्राइब थी, सोगुट था, ऑटोमन एम्पायर की नींव रखी गई, ये सब फैक्ट्स हैं। ड्रामा भी है, कई डिटेल्स फिक्शनल हैं, कई कैरेक्टर्स इमेजिनरी हैं,
कई सीन्स एग्जैजरेटेड हैं, ये भी सच है। मगर इस दोनों के बीच जो चीज है वो चीज इंस्पिरेशन है, और इंस्पिरेशन किसी डॉक्यूमेंट्री सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं होता। 13वीं सदी के एनाटोलिया की सर्द हवाओं में एक इंसान ने एक फैसला किया, आगे जाने का, लड़ने का, अपनी कौम को बचाने का। उसका नाम तारीख की किताबों में पूरी डिटेल से नहीं है, मगर उसका असर आज भी महसूस होता है। हर उस इंसान में जो मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानता, हर उस कौम में जो अपनी पहचान बचाने के लिए खड़ी होती है, हर उस नौजवान में जो एक बड़े ख्वाब के लिए छोटी खुशियां कुर्बान कर देता है। अर्तुगरुल सिर्फ एक तारीखी किरदार नहीं, अर्तुगरुल एक सोच है, एक अज़्म है, एक याददाश्त है कि इंसान चाहे कैसी भी हालात में हो अपनी कौम के लिए कुछ कर सकता है। और शायद इसीलिए सदियों बाद भी जब कोई उस नाम को लेता है, अर्तुगरुल गाजी, तो दिल में कुछ हिलता है, कुछ जागता है, कुछ कहता है कि हां, ये मुमकिन है, कि हां, हार नहीं माननी, कि हां, तारीख सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, तारीख लिखी भी जाती है। और शायद वो लिखने वाले कुछ हम में से भी हैं। अर्तुगरुल गाजी का मजार आज भी सोगुट टर्की में है। हर साल लाखों लोग जियारत करते हैं। ऑटोमन एम्पायर 1922 में खत्म हुआ, मगर इस्तांबुल, जो कभी कॉन्स्टेंटिनोपल था, आज भी एक जिंदा तारीख है। दिरिलिस अर्तुगरुल का ड्रामा 150 से ज्यादा मुल्कों में देखा गया, और वो नौजवान जो इस कहानी से इंस्पायर हुए, वो अब अपनी अपनी कहानियां लिख रहे हैं। तारीख रुकती नहीं, तारीख चलती रहती है, और कहानियां कभी नहीं मरती।